नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर करके फिर एक नया विवाद पैदा कर दिया। इस तस्वीर में आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के चेहरों को आधा आधा जोड़कर दिखाया गया है, जिस पर दोहरा चरित्र और शर्म करो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। दिग्विजय ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि धार्मिक कट्टरता के ये दो चेहरे जो देश के सामाजिक ताने बाने को बर्बाद कर रहे हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह के ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कोई इसे ओवैसी के बिहार के रण में कूदने से जोड़कर देख रहा है, तो कोई इसे हाल ही में मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा की सलाह से जोड़कर देख रहा है। ट्वीट के पीछे मकसद चाहे जो भी हो, दिग्विजय सिंह ने एक नया सियासी बवाल जरूर खड़ा कर दिया है, जिसे सांप्रदायिक रंग भी दिया जा रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। कभी उनका कोई बयान तो कभी उनका कोई ट्वीट विवाद खड़ा कर देता है। एक बार फिर दिग्विजय सिंह के ट्वीट ने सियासी बवाल मचा दिया है। दरअसल दिग्विजय ने एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एक फोटो ट्वीट की है। इसमें आधा चेहरा ओवैसी का है और आधा मोहन भागवत का। साथ ही फोटो पर लिखा है दोहरा चरित्र, शर्म करो। दिग्गी ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि दोनों ही धार्मिक कट्टरता फैलाकर देश के सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर रहे हैं। हालांकि दिग्विजय ने कहा कि ये फोटो उन्हें एक दोस्त ने भेजी है, लेकिन इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस ट्वीट को बिहार चुनाव में ओवैसी की सक्रियता से भी जोड़कर देखा जा रहा है और हाल ही में भागवत के आरक्षण की समीक्षा की सलाह से भी। ओवैसी ने इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने एक दाढ़ी और टोपी वाले इंसान का चेहरा आरएसएस नेता के चेहरे के साथ लगाकर सभी मुसलमानों का अपमान किया है। ओवैसी ने कांग्रेस महासचिव के इस काम को सांप्रदायिक करार दिया है। ओवैसी ने कहा, क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब देगी कि उसके सत्ता में रहते हुए सामाजिक ताना बाना कितना मजबूत रहा? बिहार के भागलपुर और असम में कत्लेआम हुए, बाबरी मस्जिद कांड हुआ। 1992 में दिसंबर और जनवरी महीने में जब मुंबई में दंगे हुए थे, तो उस वक्त कांग्रेस की ही सरकार थी। ये वही पार्टी है जो श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने में फेल रही। दिग्विजय सिंह के ट्वीट से कई सवाल उठते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि ओवैसी और भागवत की फोटो ट्वीट करने के पीछे दिग्गी की मंशा क्या थी, और क्या वाकई भागवत और ओवैसी धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं। अहम सवाल एक ये भी है कि क्या सियासत के सूरमा जानबूझकर बिहार चुनाव के मद्देनजर सांप्रदायिक और सामाजिक मुद्दा उछाल रहे हैं। रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी हां, सवाल ये है कि क्या ये एक सांप्रदायिक मुद्दा बन गया है? क्या ओवैसी की ये बयानबाजी सही है? क्या वाकई इस फोटो को ट्विटर पर अपलोड करने से मुस्लिमों का अपमान हुआ है? क्या मायने निकाले जाएं इस विरोध के? इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है राजेश यादव, नेता कांग्रेस, और जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में मौजूद हैं। जगदीश जी, सबसे पहले तो ट्विटर अकाउंट पर दिग्विजय सिंह बहुत सक्रिय रहते हैं और अक्सर अपने विवादों से घिरे रहते हैं। उनके साथ कोई ना कोई विवाद चलता रहता है उनकी बेबाकी को लेकर। एक बार फिर से उन्होंने, अब यहाँ ट्विटर विवाद छिड़ गया उनके साथ में, उन्होंने एक पिक अपलोड कर दी है जिसमें ओवैसी और इसके साथ मोहन भागवत का जो चेहरा है वो साथ ज्वाइन करके दिखाया और लिखा है कि दोहरा चरित्र। लेकिन अब इस पर विवाद होने लगा है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे विवाद को? अब जो ट्विटर पर उन्होंने जो नीचे जो लाइन लिखी है, उसका तो मेन उनका मकसद यही होगा कि ये दोनों के दोनों धार्मिक जो है उन्माद फैलाने वाले लोग हैं और ये इनका चरित्र एक ही है, एक किस्म से। मतलब उनको फोटो शेयर जो जिस ढंग से वो कर रहे हैं, उसका मायने तो ये लग रहा है कि दोनों को एक जैसा दिखाना चाह रहे हैं कि समाज में ये दोनों एक ही काम करते हैं। उसका अर्थ कुछ भी निकले, लेकिन अब जिस तरह से एक नई जो है चर्चा उन्होंने अपने लिए छोड़ दी है, उसके कई माने होंगे। उसके कई लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब ओवैसी को बीजेपी जो है आगे करती है, चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में भी किया था और अभी जो है बिहार चुनाव में उनको भेजा जा रहा है। तो अब इसका ये भी माने कि दोनों एक ही हैं जी। अब वो जो है मतलब तो कुछ भी निकालते रहे, मतलब निकालने का यही होता है कि दिग्विजय सिंह ने जो एक
एक सूसा छेड़ा है, उसका मेन जो मुझे जो लग रहा है उसमें यही है कि दोनों को एक कट्टर धार्मिक जो है उन्माद फैलाने वाला उसमें मानते हैं और उन दोनों का मकसद एक ही मान रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक ही फोटो में दोनों को ट्वीट कर दिया। राजेश जी, के वाकई धार्मिक उन्माद जो है वो फैल रहा है? नहीं, बिल्कुल ये धार्मिक उन्माद फैल रहा है। ओबीसी का उनका बहुत चीजें हैं, जैसे नेगी जी ने बताया महाराष्ट्र के चुनाव में, आप महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत सारी सीटें देख लीजिए, जहां हम जीत सकते थे वहां उन्होंने लॉस पहुंचाया और वहां बीजेपी की सीटें निकली, तो फायदा किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी को हुआ। भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस और ये ओबीसी ये दोनों ही मदद करते हैं और दोनों अंदर से मिले हुए हैं, और ओबीसी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का काम करती है। ठीक है। और तो इसमें आप देखिए सीमांचल में अब इन्होंने जो कैंडिडेट जो खड़े करे हैं वहाँ, हालांकि बिहार के लोगों को जो महाराष्ट्र की घटना से पता लग गई है कि भाई ये जो आए हैं भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, तो लोग जागरूक हो गए हैं। लेकिन अगर लोग जागरूक नहीं होते तो वहाँ क्या है, लॉस जो है हमारे गठबंधन को जाता। तो ये बात सही है। और ये कट्टरपंथी देखिए दोनों की, वो ये हिंदुओं के खिलाफ बहुत आग उगलते हैं, जिससे कि वहाँ मोमडन ये समझे कि ये हमारे नेता हैं, हमारा पक्ष रखते हैं। ठीक है। वो आदमी किसी भी पार्टी का हो, वो कभी किसी समाज का, किसी धर्म का, किसी भी पार्टी का नेता नहीं हो सकता जो इस तरह के लड़ाई झगड़े की बात करता हो। ठीक है, आपने मदद करनी है तो मदद के बहुत तरीके हैं। आप किसी भी समाज की, मुस्लिम वर्ग की आप मदद करना चाह रहे हैं तो बहुत तरीके हैं। ये लड़ाई झगड़ा करके हिंदुओं को गाली देके मतलब वो आपकी लाइन नहीं है। आप मतलब वो मदद नहीं करना चाह रहे हैं, आपका मकसद कुछ और है। ऐसे ही जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुस्लिमों को गाली देती है, उल्टा सीधा बोलती है, उनके प्रति आग बोलती है। नहीं राजेश जी, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो आप कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी गाली देती है, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, आप गाली मतलब गाली यही हो गई कि जैसे कि पाकिस्तान चले जाओ, वहां चले जाओ, तो मतलब इनमें क्या है, ये हाँ कुछ इस तरह की बातें करते हैं जो विवादास्पद हो जाती हैं। लेकिन आप दोनों कोई भी काम कर रहे हैं तो आप काम करने के, अब आप सत्ता में हैं तो बहुत तरीके हैं। आप किसी की ऐसे करके आप कोई आपके खिलाफ है या आप समझ रहे हैं कोई गलत रास्ते पे है तो अच्छे रास्ते पे लाइए, सरकार में है। ये थोड़ी है कि आप मतलब इधर उधर की बात करके, ये मिले हुए हैं अंदर से, ऐसी बात करने से इनको लाभ होता है। और जैसे वो सोचते हैं कि कांग्रेस को और जो दूसरे दल हैं उनको लॉस, मतलब उन्होंने एक दो जगह इन्होंने वो जैसे महाराष्ट्र चुनाव हुए, एक दो जगह और हुए, गलत लगा लिया कि लॉस होता है, तो उसके रूप में ये काम करते हैं। लेकिन सवाल नेगी जी ये नहीं है कि जिस तरह से बातें की जा रही हैं वो वाकई बड़ी चौंकाने वाली है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि दिग्विजय सिंह कुछ भी बोलते हैं और फिर कहते हैं कि अगर पार्टी से उनकी पूछा जाए, किसी अन्य नेता से पूछा जाए भाई उन्होंने ये किया तो क्यों किया, तो वो कहते हैं कि ये व्यक्तिगत राय है। हो सकता है इसे भी अपनी व्यक्तिगत राय ठहरा रही हो, लेकिन लोगों के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं दिग्विजय सिंह की ना ओवैसी आपके लिए सही है ना फिर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो मोहन भागवत यानी कि संघ के इशारे पर चलती। नहीं, गीतांजलि जी, बिहार के चुनाव पे परिप्रेक्ष्य में अगर मैं इसे देखूं तो बिल्कुल सटीक उन्होंने टाइम पर इसको छोड़ा है और उसका सीधा सीधा अर्थ भी निकलेगा। वो दोनों को एक जैसा मान रहे हैं। और आप ये देखें कि जैसा राजेश जी भी कह रहे थे कि अगर ओवैसी वहां पर धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, मोमनंस लोगों को अपने फेवर में करने के लिए उल्टा सीधा बातें करेंगे, तो नेचुरल है कि हिंदू वोट भी पोलराइज होगा। और आपने पीछे के चुनाव में भी आप देखेंगे कि जो जहां तक इनका अपना जो ज्यादा प्रभाव जो है वो किशनगढ़ का, कटिहार का और जो अररिया का ये इलाका जो है, पूर्णिया का, ये 4 जिले ज्यादा, जहाँ 24 सीटों पर इनका दावेदारी ये कर रहे हैं। लेकिन पीछे के अगर रिजल्ट देखें 2010 में 13 सीटें बीजेपी के पास आई हैं, क्योंकि किशनगंज के में 70% वोट जो मुस्लिम है और पूर्णिया में मेरे ख्याल 48, बाकी दोनों मिला के 40-42% जो 3 जिलों के अंदर आता है। अब वो पोर्शन को अगर हम पोलराइज करते हैं तो हिंदू वोट पोलराइज होगा और उसमें बीजेपी को फायदा होगा। ये तो है नहीं कि आप सीधा सीधा इन्हीं को फायदा होगा। तो इस टाइम में जो मुझे लग रहा है कि दिग्विजय सिंह ने इसलिए इसीलिए सोचा छोड़ा है ताकि वो जो वोट बटे
मोमडन का ओबीसी की तरफ जाए, उसको सचेत कर सके कि नहीं भाई ये तो दोनों अपने एक दूसरे का फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा करेंगे, इसलिए आप जो है सचेत हो जाओ। मैं तो वहां उसको देख रहा हूं और उसका वही अर्थ। लेकिन इस टाइम जो बिहार का चुनाव है वो बहुत विकट उसमें है, क्योंकि अब कई खेमे खुल चुके हैं और जो जिस पर ओबीसी अपना दावेदारी कर रहे हैं वहां पे 2 जिलों के अंदर जो है पप्पू यादव का बहुत अच्छा मतलब प्रभाव है और वहां पर उनकी चलती भी है। वो खेल बिगाड़ेंगे, ओबीसी खेल बिगाड़ेंगे। खेल किसका बिगड़ना है? मुझे लग रहा है महागठबंधन का खेल बिगड़ना है वहां पे, कि वोट बैंक इन्हीं का कटेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो इनकम्बेंसी का जो है, क्योंकि 10 साल से जो शासक होता है उसका फर्क भी पड़ता है कि राज्य जिसका चल रहा है अगर कुछ कमियां हैं तो लोग तो उसी पे चिन्हित करेंगे, चाहे वहां पे 13 एमएलए जो हैं बीजेपी के हों, लेकिन वहां पे वो बात नहीं आएगी, वहां ये कहेगा सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल सही। तो वो इनकम्बेंसी उनके खिलाफ जाएगी। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है वो जो है एक ही जगह जा रहा है, बीजेपी उसको इनकैश करने की कोशिश करेगी। मुस्लिम के अगर ये वोट काटेंगे या 1-2 सीटें ले भी जाएंगे ओबीसी, उसका भी नुकसान महागठबंधन को होगा। तो मेरे को ये लग रहा है कि दिग्विजय उस नुकसान को बचाने के लिए उन्होंने ये जो है एंड टाइम पर ये सुसाद छोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर इसे भी सीधा सीधा राजनीति से प्रेरित देखा जाए। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अगर ये फोटो शेयर की गई है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इससे मुस्लिमों का जो है वो अपमान होता है। इस बात को कहने का आखिर किस संदर्भ में वो इस बात को कह रहे हैं? ऐसा है ना, मुस्लिमों का कैसे अपमान होता है? यहाँ पर क्या होता है कि जब आदमी अपने बचाव में कुछ नहीं होता है तो वो एक पूरे धर्म को या पूरी अपनी जाति को, अपने समाज को आगे ले आता है, ताकि लोग जो है वो मेरे साथ में वो जुड़ जाए। जैसा अभी नीतीश कुमार जी के उसमें कहा था कि जैसे मोदी जी ने कहा, उन्होंने वहाँ एक मेरे ख्याल उसमें मीटिंग में कहा था इनके डीएनए में वो है जी कुछ कमी काफी फजीहत भी, तो उन्होंने उसको पूरे बिहार का डीएनए बताकर पता नहीं लाखों डीएनए यहाँ दिल्ली भेजे जा चुके हैं। तो वो इस तरह से ओबीसी उस समाज से अपने लिए एक और सिंपैथी गेन करने के, देखिए मेरी इंसल्ट हो रही है या आपकी इंसल्ट है, मेरी इंसल्ट नहीं है आपकी इंसल्ट है, तो इस तरह से उसको प्रचारित कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं राजेश इस बात को? नहीं, अब ये कह रहे हैं मेरा अपमान नहीं है, ये मतलब मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, कह रहे हैं कि मेरी जो फोटो लगा दी है मेरा अपमान नहीं है। और इसमें अपमान क्या बात है? पहले तो ये जो फोटो जो दी हुई है ये दिग्विजय सिंह को उनके किसी दोस्त ने दी थी, वो उन्होंने ट्विटर पर डाल दिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं मेरा नहीं है, मुसलमानों का वो है, तो तुम्हारा नहीं है, तो उसमें मुसलमानों का क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं ठेकेदार हूं इनका, ठेकेदार हूं बिल्कुल, जैसे नेगी जी ने कहा कि जबरदस्ती ठेकेदार मेरे साथ आ जाएं क्योंकि मेरा ठेकेदार बनते हैं। देखो कुछ लोग हो सकता है ऐसी बात कह के कुछ लोग इधर उधर हो जाएं, लेकिन अधिकांश 90% लोगों को उनकी करतूतों का पता लग गया है कि ये किसके लिए काम करते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया पप्पू यादव, ये जो समाजवादी ये भी गुट बनाए हैं, ये भी इनके लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी के लिए ही। और लॉस पहुंचाएंगे, फायदा किसको होगा? भाई जो है पप्पू यादव की जो पार्टी है वो भी वहां मोमडन खड़ा करेगी, ओबीसी भी मोमडन खड़ा करेंगे, हमारी भी मोमडन वहां खड़ा है, तो 3 जगह बटेंगे ना वोट। तो ये चाह रहे हैं कि 3 जगह बट जाए और उधर बीजेपी की क्लियर हो जाए। तो ये लोग हैं बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं। तो लेकिन वहां की जनता समझदार है। बहुत लोगों का मैंने इंटरव्यू भी देखा, आज टीवी पे देखा था, वो बता रहे थे, कह रहे भाई हमें समझ में आ गया है, अब हम इस तरह का वो कुछ नहीं होने देंगे, हम तो जो है गठबंधन है जो जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का, इसी को वोट करेंगे। नेगी जी, ये लगातार विवाद जो है वो हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और ओबीसी के बीच, विवाद भी हो रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, कटाक्ष भी हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, तमाम तरह की चीजें, लेकिन इन विवादों के बावजूद ये कहा जा रहा है सपोर्ट बीजेपी को कर रहे हैं ओबीसी, ये किस तरह से मायने निकाले जाए? नहीं, वो सपोर्ट का मतलब है कि वो इनडायरेक्ट सपोर्ट ना भी करें, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में जिस वोट बैंक को ये अपना मान के चल रहे थे मार्ट गठबंधन वाले, उस वोट बैंक में अगर सेंध लगाते हैं तो नेचुरल है कि उसका नुकसान जो है महागठबंधन है इसको पड़ेगा, चाहे वो मुलायम सिंह जी के जो 6 दलों का वो है वो पड़ेगा। क्योंकि बिहार का चुनाव एक बड़े विकट उसमें है। बिहार और यूपी में बिना जातीय समीकरण के न तक चुनाव हुए ना कभी हो पाएंगे। वहां हमेशा जो है जातियां हमेशा हावी रही हैं और उन्हीं को सब जो है अपने अपने समीकरण बिठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने 2010 के चुनाव का विश्लेषण कर रहा था, उसमें देखा कि जो 40-50 और छोटे छोटे दल या निर्दलीय लोग जो हैं उनके जो अगर देखा जाए 16% वोट उन्होंने कैटेगराइज किया पिछले 2010 के चुनाव के अंदर। ठीक है। तो वो जो है अब
पिछली बार तक तो उसका कोई कुछ नहीं समझ रहा था, लेकिन अब के मैं देख रहा हूं कि सबके सब उसमें महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये बट न पाएगा, ये बट जाए तो उसको नुकसान होगा। बीजेपी चाहते कि ये उधर न जाकर के ये जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है प्लस ये जो वोट है ये हमारी तरफ हो जाए। अदरवाइज बीजेपी मांझी को अपने साथ लेती नहीं, मांझी उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन मांझी को साथ लेने का मेन कारण यही था कि इस टाइम उनके लिए एक एक वोट, सबको पता कि एक एक वोट की कीमत है बिहार के अंदर। मुस्लिम वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा अगर ओवैसी इस रन में कूदे हैं? ऐसा क्या भी चीजें बहुत ज्यादा साफ नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि यहाँ से वहां भगदड़ जो है बहुत ज्यादा है अभी। कोई वहां भाग रहा है, कोई वहां, जिसको वहां टिकट नहीं मिले इधर को जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने दलों के कैंडिडेट के खेल खराब करने के लिए वहां खड़े होंगे, जो वो उनको टिकट नहीं मिला, दूसरे दल में भी उनको जगह नहीं मिलेगी, तो चलो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाए। उनका यह है कि इसमें 1000-2000 वोट में बहुत बड़ा अंतर, यहाँ तो 200-300 वोट में चेंज आ जाता है। तो अगर किसी 4-5 हजार वोट भी उसने अपने दल के खराब कर दिए तो नेचुरल नुकसान उस दल को होगा। तो वो सबक सिखाने वाले उसमें आ जाते थे। अभी ये चीजें क्लियर नहीं हो रही कि कितने लोग जो हैं फैक्टर उसमें जा रहे हैं और फ्रैक्शन कितना ज्यादा है, किस दल में ज्यादा हो रहा है। अभी तक जो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर नुकसान जो है महागठबंधन के दलों में है कि उनके यहां से लोग भगदड़ ज्यादा कर रहे हैं और वहीं से ज्यादा लोग खड़े होंगे। अब यहां पर रहेगा, अगर एनडीए के घटक में आप देखेंगे तो उसमें कुशवाहा की पार्टी में या रामविलास की पार्टी में, वहां पर थोड़ा बीजेपी ने जो है बहुत जबरदस्त तरीके से चाल चली है। उन्हें उन फैक्टर्स में काम किया जहां जो कैंडिडेट अक्षम थे या जहां उन्हें लगा था ये जीतेंगे नहीं, उन्होंने पहले 25% हटा दिए वो पहले अपने, वो हटा जाने से उनको बेनिफिट होगा। यहां पर क्या कि इनकी सीटें पहले ही ज्यादा लोग इन्होंने खड़े किए थे, सीटें अब इनको कम मिली हैं। अब लालू प्रसाद ने पिछली बार 168 सीटों में चुनाव लड़ा था, अब क्या 101 पे लड़ रहे हैं। तो नेचुरल जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था वो दावेदारी तो करेंगे, और जब वो दावेदारी करेंगे उनको सीटें में अगेंस्ट जाएंगे तो किसके वोट काटेंगे। अब इन्होंने क्या करके शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस को वोट दे दी, जो है अपनी सीटें दे दी हैं, जहां जहां इनका अपना वर्चस्व था वहां तो अपनी सीटें ले ली हैं, लेकिन बाकी जगहों पर मैक्सिमम मैं देख रहा हूं कांग्रेस ने अभी तक लिस्ट अपनी फाइनल ही नहीं कर पा रहे हैं। अब वहां पर क्या है कि जो कमजोर जगह में मान रहा हूं वहां कांग्रेस उस फैक्टर पर खड़ी है, कांग्रेस इस गेम को समझ ही नहीं पा रही है। तो कुल मिलाकर ये गेम जो जिस तरह से चल रही है वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। लेकिन राजेश जी आप कैसे देख रहे हैं नेगी जी की इस बात? नहीं, वो कांग्रेस, शायद नेगी जी को पता नहीं है, कांग्रेस की सारी लिस्ट फाइनल हो चुकी है और जितनी कांग्रेस की क्या आरजेडी और जेडीयू की भी हो गई है। ठीक है, कल अनाउंस भी कर दिया था नीतीश कुमार जी ने वहाँ सब, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे और आरजेडी के भी प्रदेश अध्यक्ष थे वो सब वहाँ सम्मिलित थे। बात ये है कि ये बात ठीक है कि ये ओबीसी के बाद भी इन्होंने जो दूसरे घटक दल हैं जैसे पप्पू यादव की पार्टी है उनको भी ये खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत दिन पहले जब ये मांझी जी जब सीएम थे, जब छोड़ा, उससे पहले पप्पू यादव की और नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग भी हुई थी और इनके अंदरूनी मिलते रहे हैं, बातचीत रही है। तो पप्पू यादव भी उसी टीम में काम कर रहे हैं, उन्हीं के इशारे पे कर रहे हैं सब, क्योंकि उन्हें गठबंधन में शामिल करने से कम और दूर रखने से, अलग से चुनाव लड़ने से उनको, बीजेपी को सोच रहे हैं कि वो हमें ज्यादा फायदा होगा और उसी के रूप में ये काम कर रहे हैं। आप देखिए मांझी जी को एक जो नीतीश कुमार जी ने जो पार्टी है, एक ने देखो सीएम बनाया, ठीक है, और कभी वो सपने में सोच भी नहीं सकते थे कि मैं सीएम बन जाऊंगा, सीएम बनाया। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या हैं, बलगाने में बहुत वो रहते हैं और इन्होंने कह के उनको मतलब उकसा दिया इतना कि आप, हम सपोर्ट कर देंगे, आपकी सरकार बनी रहेगी, आप नीतीश जी की बात तो खैर कोई देखने नहीं गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मांझी की अगर आप बात कर रहे हैं तो नीतीश और मांझी के रिश्ते खराब हुए, उसके बाद में बीजेपी की जो एंट्री है वो हुई है, लेकिन उससे पहले इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं था। आप जब मांझी सीएम थे तो इनके जो विपक्ष के नेता हैं, यादव जी, क्या नाम है उनका, जी, जो तो वो और ये मोदी जी जो वहाँ विधान परिषद के नेता हैं, ये दोनों मांझी से मिलते रहे और इनको मतलब वो कहते रहे कि आप चिंता मत करिए, आप नीतीश जी के दबाव में कोई काम मत करिए, मतलब भिड़ाने का काम करते रहे। आप मांझी जी को इतना समझदारी होनी चाहिए कि जिस पार्टी ने मुझे इतना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, पूरी पार्टी का इतने एमएलए थे सबका नेता बना दिया,
121 MLA कितने थे उनका, उस पार्टी ने सीएम बनाया। अब उनसे ही इनके कहने पे उलझ गए। अब उनको पता लग गई ना कितनी सीटें मिली हैं, 15 सीटें उनके उसमें आई। तो आदमी इसी तरह से और दल हैं, उन्हें भी समझ जाना चाहिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है ये लड़ाने का और अपना काम करने का काम करती है। और अगर इसमें दम होती और मांझी जी को जो ये मदद करना चाहते थे तो कैंडिडेट की कोशिश करते मांझी जी को कि भाई हमारे सीएम के हैं, तब तो पता लगती कि हाँ नेचुरल इनकी मदद कर रहे हैं। इन्होंने क्या है एक अच्छे इंसान को, और वो सीट पे बैठा था, उसको क्या है बातें कह के नीतीश कुमार का आप बात मत मानिए, कि पार्टी अध्यक्ष की बात मत मानिए। वो कई बार उल्टे सीधे बयान भी देते थे। ठीक है, उन्हें पार्टी ने बहुत बार उन लोगों ने समझाया भी था। तो वो जानबूझ के ये लोग कराते थे षड्यंत्र। बिल्कुल, अब ये षड्यंत्र था या वाकई इस पर राजनीति हो रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है, छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हम चर्चा करें तस्वीर पर हुए विवाद की, जिसने अब एक नई बात को जन्म दे दिया है और ये बात कह रही है कि शायद इसे सांप्रदायिक षड्यंत्र के तौर पर भी देखा जा रहा है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह इस ट्विटर पर अपनी बात को शेयर करने के बाद शायद कुछ मौन रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनका काम था वो उन्होंने पूरा कर दिया है। इसी पर हम चर्चा करें। चर्चा के लिए जो दो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपको परिचय करा देती हूँ एक बार फिर से। राजेश यादव, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं और जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़े हैं। जगदीश जी, जैसे कि ये लगातार बातें कही जा रही हैं, अब बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है। अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे और जैसा आपने कहा कि बिल्कुल सही कार्ड इस वक्त दिग्विजय सिंह ने खेला है, लेकिन क्या इससे वाकई जो फायदा है वो कहीं पहुंच पाएगा महागठबंधन को? नहीं, उसमें अभी राजेश जी ने कहा था जैसे कि जो मांझी को जो बनाया था सीएम, एक्चुअल अगर उसका इतिहास देखेंगे तो ये तो सीएम नीतीश कुमार को पता था कि मांझी सबसे कमजोर कैंडिडेट है। 2000 में वो मंत्रालय अपने मंत्री पद से उनको हटाया गया था, दोबारा इंक्लूड किया। उन्हें ये था कि सबसे कमजोर है, जब चाहेंगे इनको बदल देंगे। लेकिन बीजेपी ने अंदर अंदर गेम खेल करके मांझी को ताकत दे दी। मांझी जब उल्टे सीधे बयानबाजी करते थे, डिसीजन ले रहे थे, पार्टी में बड़ा भारी जो है हलचल मच गई थी कि ये कहां ले जाना चाह रहे हैं पार्टी को। लेकिन बीजेपी ने पीछे से पूरा समर्थन दिया उसको, और उनको ये लग रहा था कि अब मैं सीएम, मैं बीजेपी के समर्थन से रह पाऊंगा, लेकिन वो बात बनी नहीं है। जहां तक सवाल है कि मांझी को लिया बीजेपी ने और जो है पप्पू यादव को छोड़ा है, सवाल ये था कि वहां पर पप्पू यादव का जो रोल है वो सिर्फ 2 जिलों तक था और मांझी का जो है जो महादलित वोट है वो लगभग 12% है। तो उनको पोलराइज, उनको ये पता था कि बेनिफिट किसका है, तो उन्होंने उनको अलग कर दिया। वो क्योंकि वो अलग रहने से उनको फायदा तो तब भी बीजेपी को मिलेगा और इनको साथ रखने से बीजेपी उसका फायदा उठाएगी। अब मांझी जो है कितना उसमें अपने वोट को ट्रांसफर कर पाएंगे बीजेपी के खाते में, मैं नहीं समझता इस बात को, क्योंकि बिहार का गणित बहुत टिपिकल है। चाहे नीतीश कुमार या लालू प्रसाद की बात करें, अगर मैं 2010 के चुनाव की बात कर रहा हूं तो वहां पर एमआई फैक्टर भी फेल हो चुका था लालू का, उसके वहां कैंडिडेट नहीं जीत पाए। 13 पर जो बीजेपी, लेकिन लालू का तो एमआई फैक्टर फेल हो गया, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पर कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय अब भरोसा करने लगा है। यह हमने कई बार जो बिहार में है, जिस तरह से उन्होंने रैलियां की हैं और वहां लोग मौजूद हैं, भीड़ ने उनका समर्थन किया है, तो उस बात को देखते हुए लग रहा है कि शायद पलड़ा कहीं ना कहीं ओवैसी का भारी नहीं। है। इसमें देखिए ना कि ओवैसी ने इन्हीं के जनता दल यू के ही कैंडिडेट तोड़ करके अपने यहाँ कैंडिडेट बना रहे हैं, तो उसका असर तो उसका फायदा तो उसको मिलेगा जी। अब पहले जो मेरा गणित था कि 1-2 सीटें, मैं समझ रहा हूँ कि सीटें ज्यादा ले जाएगा, लेकिन वहां पर बाकी वोट जो है पोलराइज होगा। इस तरह जब बयानबाजी उल्टी सीधी होंगी तो मैं ये बता रहा हूं कि जो हिंदू वोट है पोलराइज होगा, उसमें बीजेपी को फायदा होने वाला है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है महागठबंधन को, उधर खेल बिगाड़ दिया मुलायम सिंह जी के गठबंधन ने। वो जो वोट कटेगा वो भी इसी गठबंधन का वोट बैंक का हिस्सा होगा। अब वो उन 16% में से होगा जो 2010 में स्प्लिट हो गया था, या इसके अलावा अगर तोड़फोड़ होती जैसे पिछले चुनाव में इनको 40% के करीब जो है इनको वोट मिला था महागठबंधन को, तो अगर वो 44 के करीब, तो अगर वो उसमें कुछ चेंज होता है तो नेचुरल नुकसान तो महागठबंधन को होना है। और उसका जो है ये जितना जो ये फैला रहे हैं, वो चाहे अब ये कहें कि चाहे बीजेपी की वो हेल्प करने के लिए सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जिस तरह मुलायम सिंह जी ने पलटी मारी है उससे भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका जो बेनिफिट मिलेगा। पवार जी भी कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की तरफ जो है थोड़ा सा उनका झुकाव है ही है, तो वो लोग वो चीजें समझ में आ रही हैं। क्योंकि अगर पिछला चुनाव देखेंगे 2010 में, तो टोटल जितने कैंडिडेट खड़े हुए थे समाजवादी पार्टी के, उनको टोटल 1,56,000 वोट मिला था। तो वो 1,56,000 वोट की पार्टी को अगर वो 5 सीट भी दे रहे थे तो उनको समझौता कर लेना चाहिए था, लेकिन वहां वो बिखर गए। और बिखरने का मतलब है कि सीधा सीधा इनडायरेक्टली, और अब तो बयानबाजी जो आ रही है उसे साफ साफ पोलराइज हो रहा है कि वोट कहां जा रहा है और किसका समर्थन कर रहा है। लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है एनडीए को, क्योंकि अगर वहां का वोटर ये समझ गया कि ये लोग इनको फायदा पहुंचाने के जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो लोग पोलराइज करें। कुल मिला के इतना वोट बैंक कट के जो है वो, हाँ, क्योंकि अब 1.25 करोड़ के करीब जो मुस्लिम वोट है 6,68,000 में से, वो देखना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम पे समीकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज लग रही है उसमें ये है कि 3 करोड़ के वोटर जो है वो 40 साल से कम उम्र के हैं। और मैं ये देख रहा हूं कि यूथ का ज्यादातर जो झुकाव जो है वो एनडीए की तरफ जा रहा है। तो और मोदी जी ने अपनी 9 से जो 9 जो डिवीजन है उसमें हर जगह उनकी 2-2 सभाएं होने वाली है, वो बढ़ा दी गई हैं और उनको मैक्सिमम यूज किया जा रहा है। तो मोदी वर्सेज नीतीश अब कहां सफल हो पाएगा ये देखना पड़ेगा। चलिए, ये देखना पड़ेगा कि कहां सफलता मिलती है। लेकिन राजेश जी, जिस तरह से अभी कहा नेगी जी ने भी कि वोट बैंक जो है वो कटने की कगार पर जो है वो हो जाएगा, अब ऐसी भी स्थिति जो बन रही है कि वाकई महागठबंधन का जो वोट बैंक है वो काट देंगे ओवैसी? नहीं, काट नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले जब शुरू में ये थे तो लोगों को पता नहीं चल पाया।
अब लोग जागरूक हो गए हैं। अब जो ये पोस्ट जो ये चित्र लगाए हैं दो इनके ओबीसी के और आरएसएस प्रमुख के, तो ये कांग्रेस ने नहीं, कोई दिग्विजय सिंह का जैसे आम आदमी होता है इस टाइप के मित्र कोई जान पहचान के उनने भेजा है। चलिए कांग्रेस के और नेता, कांग्रेस के और हाँ, नेता मीम अफजल क्या कह रहे हैं, उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता अनीशा गांगुली ने, वो देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा लगातार जारी। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया, एक फोटो ट्वीट किया जिसमें एक तरफ तो ओवैसी है और दूसरी तरफ मोहन भागवत का फोटो है, कहीं ना कहीं कट्टरवाद शब्द का उन्होंने प्रयोग किया जिस पे विवाद होने लगा, क्या कहेंगे? ये विवाद की तो कोई बात है नहीं, कट्टरवाद तो कट्टरवाद है, चाहे ओवैसी साहब करें चाहे मोहन भागवत करें। और मेरा ख्याल है कि दिग्विजय सिंह जी ने यही बात दर्शाई है उसके अंदर। ओवैसी साहब हैदराबाद के रहने वाले हैं, उनकी पार्टी पिछले 40-50 साल से काम कर रही है। उनके वालिद यानी उनके फादर कभी एमआईएम को हैदराबाद और औरंगाबाद से बाहर लेकर के नहीं गए। इवन इन आंध्र प्रदेश दे हैव नॉट पुट एनी कैंडिडेट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। अब ओवैसी साहब उसको लेकर के देश के दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं, यूपी जाएंगे, बिहार जाएंगे, महाराष्ट्र गए, लेकिन लोग ये बात जानते हैं, ख़ासतौर पर मुसलमान, कि अलहदा पार्टी बनाने से उन्हें कभी कोई लाभ नहीं हुआ। आज़ादी के बाद से अब तक 6 मुस्लिम पार्टियां मैं आपको गिनवाता हूँ। मुस्लिम लीग पूरे नॉर्थ इंडिया में कोशिश की उन्होंने आज़ादी के बाद जमने की, बरसों कोशिश करते रहे, कहीं कामयाबी नहीं मिली। अलबत्ता सेकुलर पार्टी को नुकसान ज़रूर पहुँचाया। मुस्लिम मजलिस जो डॉक्टर फरीदी ने बनाई उत्तर प्रदेश में, उसको वो एक ऑल इंडिया पार्टी बनाना चाहते थे, वो तजर्बा फेल हो गया। तीसरे नंबर पर सैयद शाहबुद्दीन जो रिटायर्ड IAFS ऑफिसर थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, आज भी वो हयात हैं, उन्होंने इंसाफ पार्टी बनाई। उसकी भी बड़ी चर्चा ऐसे ही हुई थी जैसे आज MIM की चर्चा हो रही है। लोग उनके साथ जुड़े लेकिन वोट नहीं डाला। उसके बाद लोकतांत्रिक पार्टी बनी, डॉक्टर मसूद ने बनाई, और उसके बाद डॉक्टर अयूब ने पीस पार्टी बनाई, और एक जमात इस्लामी ने नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी कोई नाम के बनाई। 6 की 6 पार्टियां नाकाम हो गई। ओवैसी साहब के वालिद कभी इस बात के लिए तैयार नहीं हुए कि MIM को आंध्र प्रदेश से बाहर ले जाना चाहिए। जब उनके वालिद ने इसको गलत समझा तो आज वो कैसे सही समझ रहे हैं इसको। और अभी तजर्बा बता रहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर 2 सीटें जीती और 29 सेकुलर सीटें जो है उन्होंने हरवाने का काम किया। लेकिन जब वो कर्नाटक गए और म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव में उन्होंने 27 सीटें मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से खड़ी की, तो 27 के 27 पर उनकी ज़मानत जब्त हो गई। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीमांचल में वो लेकर के आए हैं अपनी पार्टी को, वहाँ भी उनकी ज़मानत जब्त होगी। लेकिन ओवैसी ने अब जो है पलटवार किया है, वो भले ही जाहिर सी बात है आपने कई सारी पार्टियों का हमें गिनवाया है, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को जो है अपनी तरफ करने की कोशिश करे, और इस फोटो को उन्होंने कहा है कि मुसलमानों का अपमान न किया है दिग्विजय सिंह ने। ये तो कोई बात नहीं है कि एक पॉलिटिकल लीडर का दूसरे पॉलिटिकल लीडर के साथ अगर फोटो छाप दे तो वो मुसलमानों का अपमान हो जाएगा। ओवैसी साहब अपनी तस्वीर को मुसलमानों की तस्वीर क्यों समझ रहे हैं, और अपने अपमान को मुसलमानों का अपमान क्यों समझ रहे हैं? मैं तो ये समझ रहा हूँ कि उनका भी कोई अपमान नहीं है और भागवत जी का भी कोई अपमान नहीं है। दोनों की तस्वीर दिखाने का मतलब ये है कि एक दूसरे को सांस दे रहे हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। जाहिर सी बात है बिहार विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये बातें भी खासकर कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि ओवैसी जो है कहीं ना कहीं घूम फिर कर जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करे। तो इस फोटो को क्या बिहार विधानसभा के उस छवि से भी जोड़ के देख रहे हैं आप लोग? मैं कहूँगा घूम फिर करके फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, वो डायरेक्ट फायदा पहुंचा रहे हैं। MIM को जाने वाला सीमांचल का एक एक वोट जो उनको जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी को भेजा जाएगा। उसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी को देना वोट। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओवैसी ने जिस तरीके से पलटवार किया है उस पर मीम अफजल जी ने कहा है कि ओवैसी अपने अपमान को मुसलमानों का अपमान ना बताए, अपने हर चीज़ को मुसलमानों के साथ ना जुड़ा। साथ ही उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बिहार विधानसभा में सीधे तौर पे ओवैसी की पार्टी जो है बीजेपी को फायदा पहुँचाने का काम करेगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अनीशा गांगुली, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। तो ओवैसी की आधी फोटो अपलोड की गई ट्विटर अकाउंट पर, लेकिन उन्हें लगता है कि उनका नहीं, पूरे
मुसलमान समुदाय का अपमान है। आखिर ये क्यों कहा ओवैसी ने? क्या मुस्लिमों के मसीहा बनने की कोशिश ओवैसी कर रहे हैं? उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ में मौजूद हैं, दो मेहमानों को मैं परिचय करा चुकी हूं। राजेश यादव, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ साथ अब हमारे साथ जुड़ गए हैं शांत प्रकाश जाटव, नेता बीजेपी, और संजय राजपूत, समाज सेवी। मैं जाटव जी आपके पास आऊंगी, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर ओवैसी ये कैसे कह सकते हैं कि पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान हुआ है इस फोटो के बाद। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या है। खास रिपोर्ट। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। कभी उनका कोई बयान तो कभी उनका कोई ट्वीट विवाद खड़ा कर देता है। एक बार फिर दिग्विजय सिंह के ट्वीट ने सियासी बवाल मचा दिया है। दरअसल दिग्विजय ने एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एक फोटो ट्वीट की है। इसमें आधा चेहरा ओवैसी का है और आधा मोहन भागवत का। साथ ही फोटो पर लिखा है दोहरा चरित, शर्म करो। दिग्गी ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि दोनों ही धार्मिक कट्टरता फैलाकर देश के सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर रहे हैं। हालांकि दिग्विजय ने कहा कि ये फोटो उन्हें एक दोस्त ने भेजी है, लेकिन इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस ट्वीट को बिहार चुनाव में ओवैसी की सक्रियता से भी जोड़कर देखा जा रहा है, और हाल ही में भागवत के आरक्षण की समीक्षा की सलाह से भी। ओवैसी ने इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने एक दाढ़ी और टोपी वाले इंसान का चेहरा आरएसएस नेता के चेहरे के साथ लगाकर सभी मुसलमानों का अपमान किया है। ओवैसी ने कांग्रेस महासचिव के इस काम को सांप्रदायिक करार दिया है। ओवैसी ने कहा, क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब देगी कि उसके सत्ता में रहते हुए सामाजिक ताना बाना कितना मजबूत रहा? बिहार के भागलपुर और असम में कत्लेआम हुए, बाबरी मस्जिद कांड हुआ। 1992 में दिसंबर और जनवरी महीने में जब मुंबई में दंगे हुए थे तो उस वक्त कांग्रेस की ही सरकार थी। ये वही पार्टी है जो श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने में फेल रही। दिग्विजय सिंह के ट्वीट से कई सवाल उठते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि ओवैसी और भागवत की फोटो ट्वीट करने के पीछे दिग्गी की मंशा क्या थी, और क्या वाकई भागवत और ओवैसी धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं। अहम सवाल एक ये भी है कि क्या सियासत के सूरमा जानबूझकर बिहार चुनाव के मद्देनजर सांप्रदायिक और सामाजिक मुद्दा उछाल रहे हैं। रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो देखा ये रिपोर्ट आपने। इस रिपोर्ट में भी एक बात साफ झलक रही है कि ओवैसी खुद को मुस्लिमों का मसीहा मानने लगे हैं, और उनका कहना है कि अगर फोटो शेयर की है तो उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस फोटो शेयर होने से मुस्लिम समुदाय का अपमान हुआ है। आखिर इसके पीछे क्या मंशा है असदुद्दीन ओवैसी की? हम सीधा रुख कर रहे हैं अब शांत प्रकाश जाटव जी की और, नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं। जाटव जी, जैसे ये आपने देखा, अभी पूरी रिपोर्ट भी आपने देखी है, असदुद्दीन ओवैसी इस रिपोर्ट को देखे जाने के बाद बड़े ही सहज नजर आए। उनका कहना है कि मुझे कोई परेशानी नहीं, मेरी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुस्लिम समुदाय का अपमान हुआ। क्या मंशा इस बयान के पीछे? देखिए, कांग्रेस हमेशा से कुटिल चाल चलती रही है। अभी जिस तरीके से मैदान छोड़ करके इनके उपाध्यक्ष जो है वो विदेश यात्रा पर निकल गए हैं, और इस सारी बागडोर को संभालने का जिम्मा जो है अब दिग्विजय सिंह ने अपनी कुटिल चाल से, जो बंदी चाल है इनकी, उन्होंने शुरुआत कर दी है। इन दोनों चेहरों को दिखाने के पीछे मंशा उनकी ये है, ये चाह रहे हैं कि ये आपस में एक विद्वेष पैदा हो, एक मुस्लिम चेहरा और एक राष्ट्रवादी चेहरा। देखो, एक धार्मिक उन्माद फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा, और दूसरा चेहरा है जो राष्ट्रवाद का एक जीता जागता उदाहरण है, और दोनों को इस तरीके से दिखाया जा रहा है जिससे कि एक तनाव व्याप्त हो। और वो तनाव व्याप्त होने से क्या है कि शायद जो मुस्लिम वोट है, मुस्लिम मतदाता है, वो कांग्रेस की झोली में आ जाए। तो कुटिल चाल इनके द्वारा चली गई है, और ये दिग्विजय सिंह इस चीज में माहिर हैं, इसके क्या नाम है, गेम पॉलिटिक्स खेलने में, और हमेशा ये कुछ ना कुछ विवादित बयान इस तरीके के या विवादित ट्वीट करते रहे, जैसे कि सोच रहे हैं कि ये शायद वहां के लोगों के ऊपर जो है इसका एक असर पड़े। मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि ये मंशा जो है विवाद को पैदा करने के लिए, इसके अलावा भी कुछ और है। बहरहाल संजय राजपूत समाज सेवी हमारे साथ में जुड़े हैं। संजय जी, कैसे देख रहे हैं इस ट्विटर अकाउंट पर जो ये ट्वीट किया गया है विद फोटो? ये तो आपने पहले भी देखा होगा, दिग्विजय सिंह हमेशा कुछ ना कुछ
टीवी चैनल पे बने रहने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। और ये दोनों के चेहरे आपस में मिला के ये केवल भड़काऊ एक तरह का है कि दोनों को भड़काया जाए, हिंदू भी और मुसलमानों को भी भड़काया जाए और उनकी वोट बट के कांग्रेस के साथ जोड़ी जाए, इसका ये एक कारण है। चलिए, आप इसे ये कारण मानते हैं। नेगी जी, कैसे देख रहे हैं दोनों मेहमानों की प्रतिक्रियाएं? अभी आपने सुनी। ऐसा है कि इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि दिग्विजय सिंह ने, मैं जहां तक समझ रहा हूं, इसका पूरा पूरा फायदा जो है या नुकसान जो भी होगा वो बिहार के चुनाव के इस मुद्दे पर जो है ये दिखाया गया है। ओबीसी केवल उन सीमांचल के उन 24 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं जहां पर कि 40% से लेकर 70% तक मतदाता है। ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अगर ओबीसी वहां पर जब मुस्लिमों को भड़काएंगे, हाँ, तो नेचुरल है कि जो हिंदू वोट भी पोलराइज होगा। अगर मोमडन वोट पोलराइज होगा तो उसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि मोमडन वोट भी पोलराइज होगा, तो फायदा तो बीजेपी को भी मिलेगा। वो पिछले चुनाव में हमने देखा था कि वहां से 13 सीटें बीजेपी ले गई थी। वहां पर एमआई फैक्टर फेल हुआ लालू का, और वहां पर वो नहीं चला, क्योंकि वहां जो जब चीजें इस तरह से एस्टेब्लिश की जाती हैं तो ये जो धार्मिक कट्टरता जो है, जब वोट एक तरफ पोलराइज होता है तो ये नहीं हम कह सकते दूसरा वाला संगठन या दूसरी तरफ के लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि आज की स्थिति में ओबीसी जिस तरह से, जो अभी वो बता रहे थे नीम अफजल की जो है वो उनके पिता बाहर नहीं जाते थे, लेकिन उनके पिता में इनमें बहुत बड़ा अंतर है। ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और एग्रेसिवनेस में मोमडन वोट्स को, ये आपने पीछे देखा होगा किशनगंज में जितनी बड़ी रैली इन्होंने की है उसका एक प्रभाव नजर आता है। वो आंकड़ों के साथ बात करते हैं। यानी कि आप मानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक पर सीधे सीधा असर पड़ेगा? हाँ, वो फर्क पड़ेगा। और जब वो फर्क पड़ेगा, साथ में जब पप्पू यादव वहां पे जो है वो यादव वोट को काटेगा, तो वहां पर जो है ओबीसी जो है कुछ सीटें तो ले जाएगा, लेकिन बाकी सीटों पर बीजेपी को फायदा होगा। तो कुल मिलाकर ये इनडायरेक्ट वे में बीजेपी को फायदा कराने की बात हो रही है। राजेश जी, जैसे आपने कहा, आपकी पार्टी तो लगातार यही कह रही है कि ओबीसी सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। क्या वाकई आपके महागठबंधन पर असर पड़ेगा, आपके वोट बैंक पर असर पड़ेगा ओबीसी के वहां मौजूदगी से, जिस तरह से ओबीसी वहां लगातार जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं? नहीं, जिस तरह से पिछले चुनाव में महाराष्ट्र में जैसे करा कि भाई उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम करा और करीबन 30 सीट पे के आसपास हमें जो लॉस पहुंचाया, तो यहाँ जनता सब देख चुकी है और जान गई है। तो इसलिए यहाँ क्या है, सबकी समझ में आ गया है। और ये कुछ जगह जहाँ सीमांचल में ही क्यों लड़ रहे हैं, अगर लड़ना था तो पूरे बिहार में लड़ते, तो पूरे बिहार में क्यों नहीं लड़ रहे हैं, उसी जगह पे क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उस जगह पे ये लॉस पहुंचाना चाहते हैं और बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम का काम करते हैं। और जैसे हमारे जो संत प्रकाश जाटव जी कह रहे थे कि जो राष्ट्रवाद है, जिस संस्था ने महात्मा गांधी का कत्ल करा हो, वो संस्था कैसे राष्ट्रवाद हो सकती है? उसको प्रश्न इसी बात पे है। सुभाष चंद्र बोस के भी मामले पढ़ रहे होंगे आप। सुभाष चंद्र जी का, उनके साथ क्या किया था वो भी तो देख रहे होंगे। सुभाष चंद्र जी का उस पर डिबेट अलग से कर लेना। हाँ। जब वो मैटर आएगा तो महात्मा गांधी की डिबेट आज कर ले ना। क्या तो मेरे चाहे जो मर्जी मुंह में आ जाए, आप क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ना आपने कहा है, नहीं देखिए मैं कह रहा हूँ, आप ले गए हो कि राष्ट्रवाद। आप मुझे ये बताएं, जो पार्टी, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। आप जो पार्टी, जिस संस्था ने क्या महात्मा गांधी का कत्ल नहीं करा, उसको आप कह रहे हैं राष्ट्रवाद है। मैं तो राष्ट्रवाद पर कह रहा हूँ। राजेश जी, ये एक ऐसा विवादित बयान है जिसपे शायद ओबीसी भी वही काम करते हैं, वो ही संघ काम करता है, दोनों देश में भड़काने का काम करते हैं, एकता का काम नहीं करते हैं। यहाँ लेकिन जब आप मुस्लिमों को चुनाव से पहले आप राजेश जी चुनाव से पहले जब मुस्लिमों की बात करते हैं, उनके हित की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, तो फिर वो बात क्या होती है? अगर बीजेपी सपोर्ट करे या ओबीसी अगर मुस्लिमों के मसीहा बनकर आ रहे हैं, तो ये तो आप भी करते हैं, ये तो सभी राजनीतिक दल करते हैं जब चुनाव आने वाले होते हैं। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। आपने क्या किया अब तक मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए कांग्रेस ने क्या किया? ना, पहले तो हम विशेष समुदाय की यहाँ बात नहीं करते, हम तो सारे धर्मों की साथ लेके चलते हैं। लेकिन आप देखिए, देश में राष्ट्रपति किस पार्टी ने दिए? मुस्लिम समाज से। गवर्नर किसने दिए? मुख्यमंत्री किसने दिए? बड़ी बड़ी संस्थाओं में आप देख लीजिए। लेकिन
ये तो आप कहते हैं विशेष कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है? कांग्रेस नहीं, की आपको मालूम है कि कांग्रेस राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? वो खाली कांग्रेस उसको नॉमिनेट करती है क्या? ना, कांग्रेस का कैंडिडेट है। आप बता दीजिए, आपने कोई कैंडिडेट आज तक एक दिया हो? आप बताइए ना। आपने कोई एक कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनाया हो? आप बताइए ना, आपने मतलब कोई राष्ट्रपति बनाया हो? आपने पारसी क्यों नहीं बनाया? आपने देश के अंदर और भी समुदाय रहते हैं, आपने उन्हें क्यों नहीं बनाया? हमने सिख बनाए और समुदाय बनाए। खाली एक आप देखिए, हमने सिख बनाए हैं। हाँ, सिख भी बनाए, और हम नहीं बना रहे ना। आप देखिए, आप जो है देखिए साहब, इस तरीके से नहीं होता है राजनीति। आप राजनीति भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, और जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ पर विकास हुआ है, और विकास पुरुष के रूप में ही नरेंद्र भाई मोदी को जो है सब लोगों ने भारत का प्रधानमंत्री चुना है। हर घर से आवाज आई थी, ये टीवी चैनल पे जो है ना, ये नरेंद्र मोदी को चुने गए। इनके कहने से विकास नहीं हो जाता है, ये तो कहते हैं, यही तो ये डंका होते हैं। अरे विकास करा है 3 दिन पहले बताइए साहब, 3 दिन पहले 6 जो देश के सबसे 6 जो टॉप ये विकास की बात करने लगे, मुद्दे को जो भटका रहे हैं, आपका दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। सारा सोच हो चुका है कांग्रेस का। आपके उपाध्यक्ष मैदान छोड़ करके बाहर हो गए। जाटव जी सुनिए, आपके महामंत्री सीधे ट्वीट करके जो है गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप सिर्फ गुमराही करते रहे और कोई काम नहीं। बारी है जब बोल लेना, मैं आपको आपकी बारी है, आपकी बात सुन तो लो। सुनिए, आप सिर्फ जो है मैदान छोड़ करके भाग जानते हैं। आप विकास कहते हैं, आप सलाहियों को विकास कहते हैं, आप दाल बदल करती हुई विकास कहते हैं। ये घोटालेबाज उस तरह के आदमी हैं, ये जो है उद्योगपतियों को गिने चुनों को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। और आप देखिए, किसी भी वर्ग में चले जाइए, आप कैमरा लेकर बाहर निकलिए, कोई भी छोटे व्यापारी से लेकर बड़ा व्यापारी तक कोई भी अगर इनसे कहते हैं चर्चा हो टीवी पर जो है सुनने का काम नहीं मिलती है। जाटव जी थोड़ी सी शांति ना, शांति का रखेंगे। आपको वक्त करना आप केवल हिंदू मुस्लिम नहीं हो जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए, लोगों को गुमराह करना। जाटव जी आप बिल्कुल बात पूरी हो लेनी, 641 दंगे हुए कांग्रेस के शासन में, 30,000 लोग मारे गए। यही तो कहते हैं हमने विकास करा है, विकास करा है। आप लोग अब और नहीं चलेगा, अब और नहीं चलेगा। आपको मैदान आप ये नहीं चलेगा, ये करना चाह रहे हैं, ये कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम सब शासन होगा देश में, हर एक प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा हर जगह। मैं आपके पास आऊंगी, आपके पास पूरी बात करने देंगे, बीच में आ जाएंगे। चलिए आप देखिए, चलिए ये बीच में कह रहे हैं कि विकास बहुत देश में कर दिया है। ठीक है, पहले हमारा मुद्दा नहीं था विकास, और आप घोटालों के बीच में जाके समय मिले गठबंधन चालू कर दिया। आपके जो महागठबंधन के जो घटक है वो तक आपको नहीं पूछ रहे। चलिए मैं बहुत कम शब्दों में, राजेश जी वक्त मेरे पास कम है, बहुत कम शब्दों में मैं आपकी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर चाहूंगी जो आज के डिबेट का मेरा हिस्सा है। मैं यही मुद्दा भटका रहे थे, मैं तो उसी पर बोल रहा था। जी बिल्कुल, ये विकास पे ले गए जी जो कि बिल्कुल जीरो है। चलिए बताएं। ठीक है, बिल्कुल आप बाहर निकल के आप सब्जी नहीं खरीदते, आप दाल नहीं खरीदते, आप तेल नहीं खरीदते, आप किसी बिल्डर के पास नहीं जाते हैं, पूरे देश में देख लीजिए ना। आपके कहने से विकास थोड़ी हो जाता है, सब हो रहे हैं देश में, सब हो रहे हैं। उनके बारे में कब चर्चा करेंगे? देश में हो रहे हैं। आप घोटाला करते हैं, किसी को पता नहीं लगता। आपके राजस्थान में घोटाला याद है? आपके महाराष्ट्र में भी घोटाला आपको याद है? आपने 48 आदमी को वहां मार दिया, 48 आदमी बड़े बड़े पहाड़ बना दिए घोटालों के आप लोग। ये चाहते हैं कि ऐसे हम
ऊंची बात करके और दबा दें। व्यापम घोटाले में मैदान छोड़ करके बिहार में सुपड़ा साफ होने जा रहा है, इसलिए राजेश जी मुझे फाइनल प्रतिक्रिया लेनी थी, लेकिन वक्त आपने इस बहस में कम कर दिया है। मुझे माफी, मैं चाहूंगी अब आपकी फाइनल प्रतिक्रिया भी। मैं कहना चाहता हूँ व्यापम घोटाला जो वहां पे हुआ है, अगर व्यापम घोटाले में अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो आज उसको पार्षद में इसको इतनी बहुमत कैसे मिल गया? बाकी जनता ने कैसे उसको सपोर्ट किया? फिर चलिए, ये बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब अगर हम खंगाले निकलेंगे तो शायद बहस बहुत आगे तक पहुंचेगी। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजनीति हो गई है, विवाद खड़े हो गए हैं, असदुद्दीन ओवैसी नाराज हैं और कहते हैं कि मेरा नहीं मुस्लिमों का अपमान है। क्या वाकई ऐसा है, या फिर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर बिहार विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं बात ये और आगे तक और बदलाव की ओर जा रही है। बहरहाल न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए चैनल।